हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जो आज का अपना टॉपिक है उसमें है अपन क्वांटम संख्याएं हैं वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो क्वांटम संख्याएं होती है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था थोड़ा बहुत इसके बारे में। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स। देखिए, क्वांटम संख्याएं क्या होती है, ठीक है। क्वांटम संख्याएं चार संख्याओं का समूह होती है जो कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उपकोष की आकृति, कक्षकों के अभिविन्यास तथा इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में बताती है। मतलब किसी भी परमाणु में अगर आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात करना चाहते हो, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हो, उसके बारे में जितने भी करैक्टर है उसके बारे में बताना चाहते हो, तो आपको उसके क्वांटम संख्याओं का पता होना चाहिए। क्वांटम संख्याओं के आधार पर आप उसके एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा सकते हो। वो कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर बाहर फॉरेन से अगर कोई कोरियर यहाँ रेनवाल में आएगा, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये डिसाइड होगा कि बाहर फॉरेन से आ रहा है तो मतलब आउट ऑफ कंट्री है। इसका मतलब वो डिसाइड होगा कि आपका जो सबसे पहले तो कि कौन सी कंट्री में जाना है, तो उन्होंने मार्क कर लिया कि इंडिया में जाएगा। इंडिया में अब उनको ये देखना है कि कौन से स्टेट में जाएगा, ठीक है, तो स्टेट में वो मार्क करेंगे कि राजस्थान में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कि राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तो फिर जयपुर हो गया। अब जयपुर से वो फिर रेनवाल, ऐसा ही कुछ होगा। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे ये होता है कि अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपकी कोई भी जो चीज़ आप लोगों ने मंगवाई है वो नहीं आएगी, ऐसा ही होता है। तो अगर एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों ने वहाँ पे डाल रखी है तो वो आपका कोरियर है वो वहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपकी चीज़ है वो वहाँ पे आ जाएगी। सेम थिंग ऐसे ही होता है कि यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताना चाहते हो तो वहाँ पे सबसे पहले आपको चार क्वांटम संख्याएं, मतलब उसके कोश के बारे में बताना पड़ता है, फिर उसके उपकोष के बारे में बताना पड़ता है, फिर वो कौन से कक्षक में उपस्थित है और फिर उसका चक्रण क्या है, ठीक है। तो अपने को ये सब कुछ डिटेल में स्टडी करना होता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वांटम संख्या है वो होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। फर्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो अपने को कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं कि एक्चुअल में मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या चीज़ है। सबसे पहले देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, या इसी को क्या बोलते हैं, कोश। मुख्य क्वांटम संख्या, आप नोट्स बनाते टाइम वो सारी चीज़ें लिख सकते हो जो मैं आप यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ लिखना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या कोश के बारे में बताती है, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या इसको स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यह आ जाएगा कि इसका मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है और इसका जो मान होता है वो होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलता है। कहाँ से लेके? 1 से 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलता है। कभी भी क्या शून्य कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है और इसका मान हमेशा 1 से प्रारंभ होकर इनफाइनाइट तक होता है और कभी भी इसका मान शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी कोश में, किसी भी ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है?
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इज इक्वल टू होती है 2n² के बराबर होती है। ठीक है, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n² के बराबर। अब यहाँ पे n क्या है, n है कोश की संख्या, कोश की संख्या। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को ये देखना होता है कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है, इसका एक्चुअल मीन क्या है और अपने को पढ़ना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम जो संख्या है, वो हमेशा किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या उसके कोश के बारे में बताती है। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है जो कि 1 से प्रारंभ होकर इनफाइनाइट तक होती है, और इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। शून्य का मतलब क्या हुआ, कोई सा कोश है ही नहीं, तो कोश नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रेजेंट होगा, इसका मतलब शून्य कोश नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n² के बराबर। कोश में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2n², जहाँ पे n क्या है, कोश की संख्या। अब देखिए, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कोश कौन सा है आपका, कोश है, या फिर n की वैल्यू लिख लेते हैं। n की वैल्यू क्या होगी, उसका कोश, उसको कौन सा कोश बोलेंगे, और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब मैंने ये अधिकतम बोले हैं, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए, अगर आप पहले कोश की बात करते हो तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही होंगे, और इसको क्या बोला जाता है, इन कोशों को K L M N O, यही बोला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आप इसकी टेबल बना सकते हो ऐसे। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी अपने को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2n² के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला, इसमें 2n² में फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रखिए। तो सबसे पहले 2n² है, तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, पहला कोश है, तो यहाँ पे देखिए 2 × 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो 2, फिर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, और 4 × 2 8। तो यहाँ पे देखिए ये कितना मान आ जाएगा 8, मतलब दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। इसके बाद में देखिए 2 × 3 का स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू तो कोश के हिसाब से बदलती जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा आपका 3 × 2 कितने हो गए 9, और 9 × 2 18। नेक्स्ट देखिए, अगर आप यहाँ पे 4 रखते हो तो 2 × 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16, और × 2 32, तो ये आ जाएगा 32। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 50। तो कहने का मतलब, अब आगे भी, इससे आगे भी आप चल सकते हो कि कोशों की संख्या कितनी है। बस मैंने केवल यहाँ 5 तक बताया, आप लोग ऐसे करते जाइए, जितने भी कोश आते हैं आपके वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है या उसके कोश के बारे में बताती है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब एक चीज़ देखना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, यहाँ पे पूर्णांक संख्या लेनी है लेकिन धनात्मक लेनी है, मतलब 1 से शुरू करना है, 0 कभी भी मान नहीं आएगा। और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी कोश में कितने हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। अब देखिए, इसको आप हमेशा कैसे याद रख सकते हो। देखिए, जब भी आप लोगों को क्वांटम संख्याओं की स्टडी करनी होती है तो आप लोग उसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। ये क्या है, कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस है, किसी भी परमाणु का क्या है, नाभिक है। अब आपको पता है नाभिक के चारों तरफ ये कक्षाएं पाई जाती है,
यही होती है। ठीक है, मैंने पूरी नहीं बनाई है, बस केवल आप समझने के लिए देखिए। अब मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ कि n इज इक्वल टू क्या है आपका 1, पहला कोश हो गया। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये इसके कोश के बारे में बता रही है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि मुख्य क्वांटम संख्या का या n का मान 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में प्रेजेंट होगा, अरे तीसरे में ही होगा। ठीक है, और वैसे भी आप इसको n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो। और एक और होता है, इसको n इज इक्वल टू 1 बोलो या k कोश बोलो, एक ही बात है। k इसको बोला जाता है l, इसको बोला जाता है m, और फिर ये n o, k l m n। ठीक है, देखिए अगर ये बोला जाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन m कोश में प्रेजेंट है, इसका मतलब होता है वो तीसरे कोश में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो n कोश में प्रेजेंट है, इसका मतलब आपके को ये पता होना चाहिए कि उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब उसके बाद में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, पहला वाला जो कोश है उसमें आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। ठीक है, उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे वाले में 8, इसमें 18, इसमें 32, 2 8 18 32 50 ये चलते रहेंगे। कहने का मतलब आपको करना क्या है, जैसे आपको परमाणु में कोश, जो परमाणु है उसके कोशों में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें ला सकते हो, फिर उसके बाद में तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, तीसरे से लेकर आपके 10वें इलेक्ट्रॉन, टोटल तो इसमें तो 8 ही हुए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, फिर उसके बाद में आगे जाओ। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से कितने भी इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, इन सब का रूल होता है कि आप इलेक्ट्रॉन इसी सीक्वेंस में भरोगे, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 18 और फिर इसमें 32, फिर आगे 50 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है मुख्य क्वांटम संख्या, मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ और आपको ऐसे के ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है मुख्य क्वांटम संख्या जो है आपका वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या कोश के बारे में बताती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, कभी भी इसका मान शून्य नहीं होता है। इसका जो मान होता है वो 1 से प्रारंभ होकर इनफाइनाइट तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है, जहां स्मॉल n आपकी कोश की संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए फिर उसके बाद में सबसे अच्छा तरीका है, इसको ऐसे ध्यान रखना, कोश 1 2 3 4 ये आपके कोश हो गए। इन्हीं कोशों को आप k l m n से भी लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि m कोश या n = 3, तीसरा कोश है या m कोश, एक ही बात है। ठीक है, और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 18 32 ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बारे में बताएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका है वो अगर दूसरे कोश में प्रेजेंट है, एक तीसरे कोश में वो प्रेजेंट है, तो ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले की। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। ठीक है, जो जितना दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आपकी सबसे पहले वाली जो क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद में सेकंड पॉइंट देखिए आपका द्विंशीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट सेकंड है आपकी द्विंशीय क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर।
द्विंगसीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, ये क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन के उपकोष, इसको लिख सकते हो आप उपकोष या उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। किसके बारे में? जो ये द्विंगसीय क्वांटम संख्या है किसी भी इलेक्ट्रॉन के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। ठीक है, इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान 0 से प्रारंभ होकर n-1 तक होता है। इसका जो मान होता है L = होता है 0 to n-1। n-1 हो सकता है कभी भी, मतलब जो द्विंगसीय क्वांटम संख्या है या L का मान कितना हो सकता है? n-1 तक हो सकता है। ठीक है, n के बराबर भी नहीं होगा और n से ज़्यादा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मान है कहाँ से शुरू होता है? 0, 1, 2 ऐसे चलेगा और n-1 तक चलेगा। ठीक है, तो ये इसके मान हो गए। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका द्विंगसीय क्वांटम संख्या है वो उपकोष की आकृति के बारे में बताता है। किसके बारे में? उपकोष की आकृति, उपकोष की आकृति के बारे में बताता है। ठीक है, और किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 2, 12 + 1। किसके बराबर होती है? किसी भी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, 12 + 1 के बराबर। यहाँ पे L की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे कि L कितना दे रखा है। ठीक है, तो जैसे अपन ने कोष के बारे में देखा था वैसे ही उपकोष के बारे में देखना है, क्योंकि उन कोषों में उपकोष पाए जाते हैं, जो सेल्स होते हैं उसमें सब सेल पाए जाएंगे। कोष मतलब सेल और उपकोष मतलब सब सेल। ठीक है, उपकोष या उप ऊर्जा स्तर। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि L = है आपका 0, 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे ही। तो इनको नाम क्या दोगे आप? इन उपकोषों को नाम क्या दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा S, P, D, F। ये फिक्स है। जैसे वहाँ पे कोषों के बारे में K, L, M, N वो कैपिटल लेटर में थे, यहाँ पे जो उपकोष होते हैं उनको स्मॉल लेटर में S, P, D, F। फिर आगे वो कंटिन्यू होते हैं F, G, H, I, J, K, L। ठीक है, तो वैसे अब इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखिए S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आप यहाँ पे ये रख सकते हो। अब देखिए S के लिए L की वैल्यू फिक्स है, हमेशा ध्यान रखना। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये फिक्स है वैल्यूज़। ठीक है, तो अब देखिए S में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? L की वैल्यू रख के इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले में L की वैल्यू कितनी रखोगे? 0, तो आपके पास ये जो मान आएगा वो आएगा 1, और 1 × 2 कितने हो गए? 2। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो आप? S में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते। ठीक है, उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे P उपकोष की बात कर रही हूँ। P के लिए L की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, 2, 2 + 1, 3 और 3 × 2, 6। तो P में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6। ऐसे ही अगर आप D जो उपकोष है उसकी बात कर रहे हो तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे D के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा L की वैल्यू 2 रखो, 2 × 2 4, 4 + 1 कितना हुआ? 5, 5 × 2 कितना हुआ? 10। तो यहाँ पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। नेक्स्ट देखिए, अगर आप L की जो F है, F के लिए L की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पे आप L की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 6, 6 + 1 7 और 7 × 2 आपका 14। तो ये फिक्स है। जैसे आपके कोष जो होते हैं, कि कोषों की बात कर रहे हैं, कोषों में इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर अधिकतम, इससे कम इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कम तो हो सकते हैं, अधिकतम की बात करें कि इतने प्रेजेंट हो सकते हैं,
तो अरे किसी भी रूम में अगर 50 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी है तो क्या उसमें 20 नहीं बैठ सकते? उसमें 20 बैठ सकते लेकिन उसमें 60 नहीं बैठ सकते। तो अधिकतम का मतलब उसने फिक्स कर दिया कि ये 50 है, इससे ज़्यादा आपका नहीं आ सकते, इससे कम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब एक चीज़, एक बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, फिर उसको वैसे ही डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो द्विंगसीय क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन, जो कोई भी परमाणु है उसमें उसका उपकोष, इलेक्ट्रॉन का उपकोष या उप ऊर्जा स्तर क्या है उसके बारे में बताती है। इसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है वो 0 से प्रारंभ होकर n-1 तक होता है, अधिकतम है ये मान। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और वो अभी मैं बताऊंगी कैसे। ये जो L का मान है वो अधिकतम मान कितना हो सकता है? n-1 हो सकता है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर देखिए ये उपकोष की आकृति के बारे में बताती है। और अब आकृति की बात आ गई तो S की जो आकृति होती है वो होती है गोलाकार। S की आकृति क्या होगी? गोलाकार। ठीक है, उसके बाद में P जो है उसकी आकृति होती है डम्बलाकार। इसकी जो आकृति होती है वो होती है डम्बलाकार, या इसको बोलते हैं डम्बल शेप। ये तो आपका स्फेरिकल होता है, गोलाकार, ये होता है आपका डम्बलाकार या डम्बल शेप। इसको बोलते हैं द्विडम्बलाकार, द्विडम्बलाकार या डबल डम्बल शेप। ठीक है, और जो F होता है उपकोष, उसकी आकृति जो होती है कॉम्प्लेक्स आपकी स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं जटिल आकृति। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कोई भी आपका उपकोष S में है इसका मतलब वो गोलाकार है। S जो उपकोष है उसकी आकृति गोलाकार, P की डम्बलाकार, D की द्विडम्बलाकार डबल डम्बल शेप, और F की जो होती है वो कॉम्प्लेक्स या जटिल आकृति होती है। तो कहने का मतलब जो उपकोष होता है वो क्या, ये जो आपकी द्विंगसीय क्वांटम संख्या है वो उपकोष की आकृति के बारे में भी बताती है। और नेक्स्ट, किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसका फॉर्मूला है ये वाला 2 2l+1। इसमें आप मान रख के देख सकते हो तो वो मान आ जाएंगे। वैसे भी आपको 2-4 बार आप लोग इसको स्टडी करोगे तो आप लोगों को वो चीज़ ओरली याद हो जाएगी कि SPDF। इसका मतलब जो हमेशा ऐसे फ्लुएंटली ऐसे याद करने की कोशिश को, SPDF, L की वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 6 10 14। ठीक है, निकालना मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब इसके बाद में देखिए, जैसे आपने मुख्य क्वांटम संख्या को पढ़ा है वैसे ही द्विंगसीय क्वांटम संख्या को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका जो एटम है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कोष प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाले कोष प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया n = 1, n = 2, n = 3 और ये है n = 4। इसको क्या बोलते हो? K, ये है L, M और ये N। ठीक है, यहाँ तक आपके। और फिर इसमें मैंने बताया था अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें हो सकते हैं 2, इसमें 8, 18, 32, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये पूरा स्फेरिकल, ये आपके गोले ऐसे बने हुए हैं। मैंने केवल समझाने के लिए इतना सा पार्ट लिया कि पहला कोष है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि ये मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, क्या है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या वाला पार्ट कर दिया मैंने। मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में बता रही थी और उस कोष को क्या क्या बोलते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। अब एक तरीके से आप इसको पूरा कंट्री मान सकते हो। ठीक है, लेकिन इस कंट्री में कितने स्टेट है, फिर उन स्टेट्स में कितने डिस्ट्रिक्ट है, फिर वहाँ पे पर्टिकुलर आपकी जो भी है नगर पालिकाएँ जो भी है कुछ है उसको डिवाइड ही तो कर रहे हो। अब इस एक पर्टिकुलर मैं इस कोष की बात करूँ, सेकंड कोष की बात करूँ तो इसमें कितने उपकोष होंगे, उन उपकोषों में कितने कक्षक होंगे और इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में भरे जाएंगे। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? उन कक्षकों में भरे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इसको ऐसे देखते हो तो देखो, अगर आप देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहला होगा ये
1s उपकोष, ठीक है। यहाँ पे होगा 2s 2p, नेक्स्ट होगा 3s 3p 3d, इसको आप ऐसे और आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट होगा 4s 4p 4d और 4f। कहने का मतलब एक जो आपका n = 1 या k कोश है उसमें एक उपकोष पाया जाता है और उस उपकोष का नाम क्या है 1s। अब यहाँ पे मैंने 1 क्यों लगाया, ये 1 इसलिए लगाया कि ये जो पहले वाली संख्या है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो आपका उपकोष है s जो उपकोष है वो कौन से वाले का है, किसका, पहले वाले कोश का। ऐसे तो s मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन इसके आगे ये संख्या लगाई है, इसका मतलब ये s उपकोष है, लेकिन कौन से कक्षक, वो कौन से कोश का, तीसरे कोश का, ठीक है। अरे हो सकता है कि जैसे अपना ये रेनवाल है, जो रेनवाल आपका पर्टिकुलर जो जगह है, अब जरूरी थोड़ी है कि जो ये आपका जो हरियाणा यूपी कोई सा दूसरा स्टेट है वहाँ पे किसी भी जगह का नाम रेनवाल नहीं हो, ये कोई कंफर्म थोड़ी है, हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, लेकिन उसको इसलिए बताया जाएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर उस यूपी या एमपी जो भी आपका स्टेट है उसका रेनवाल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये एस बताएं, लेकिन ये जो एस है उसके आगे ये जो संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं का मतलब ये होता है कि ये आपके जो ये संख्याएं लिखी हुई है वो मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है। और इस मुख्य क्वांटम संख्या का जो ये है, ये पहले वाले कोश का उपकोष, दूसरे वाले कोश का ये उपकोष, और इसी में 2p है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे 1s लिखा है तो 1p क्यों नहीं लिखा, ठीक है। और यहाँ पे 2s 2p और 2s और 2p लिख दिया, फिर 2d क्यों नहीं लिखा, यही दिमाग में आना चाहिए ना। वो मैंने आप लोगों को कहा था कि किसी भी जो द्विंशीय क्वांटम संख्या है उसका मान कितना हो सकता है, अधिकतम कितना हो सकता है, n-1 के बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता और n के बराबर भी नहीं आ सकता, अधिकतम मान यही हो सकता है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और s उपकोष है तो l की वैल्यू कितनी आ गई, l की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपका 0। तो यहाँ पे ये 0 आ सकता है, 1 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1p लिख दोगे, 1p लिखोगे तो इसका मतलब तो क्या हो गया, n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू भी आपका 1 है, तो ये तो इसके बराबर आ गई। बराबर कभी भी नहीं लिखनी है, अधिकतम मान कितना हो सकता है n-1। ऐसे ही देखिए तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, और 1p नहीं आएगा तो 1d का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे ही देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ कि 2d है, अब मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि या क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि आप लोगों को क्या क्वांटम संख्या देखनी आनी चाहिए। तो देखिए पहले वाले जो ये अंक लिखे हुए होते हैं वो हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, और ये जो है आपका उपकोष है, उपकोष में l की वैल्यू ये लिखी रखी है। तो देखिए अगर आप 2d की बात करना चाहो तो देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई 2, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये d है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, कभी भी n और l का मान क्या नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। l का मान हमेशा n से 1 कम आता है, अधिकतम मान उससे और भी कम हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम मान n-1 आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मैंने क्यों लिखा है, वहाँ पे भी मैंने आपको स्पेशली बताया था कि जो l का मान है वो अधिकतम मान है वो n-1 के बराबर आ सकता है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखोगे। तभी मैंने यहाँ पे 1s लिखा है, 1p नहीं लिखा, क्योंकि 1p में आप n और l की वैल्यूज़ देख लीजिए, ठीक है। n की और l की वैल्यूज़ आप लोगों को आगे निकालना और बताऊंगी, लेकिन अभी आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि कोई भी ये जो ये लिखे हुए हैं इसमें आपको अगर n और l की वैल्यू पूछे तो जो भी आपकी संख्याएं आगे लिखी हुई है वो तो सब क्या है n की वैल्यू, और l जो है l का मतलब द्विंशीय क्वांटम संख्या, जो ये यहाँ पे ये लिखे हुए हैं इनका l की वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को बता दी, SPDF 0 1 2 3, ठीक है। अगर s के लिए बोले तो 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ये हमेशा वैल्यूज़ फिक्स है, ठीक है। और आप यहाँ पे 2p नहीं लगा सकते, ऐसे ही मैं 3f भी नहीं लिख सकती। तो इतने ही उपकोष बढ़ने हैं ताकि n की वैल्यू क्या हो जाए, n की वैल्यू से वो 1 कम रहे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो उपकोष s जो उपकोष है उसमें f उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, तो इसका मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे,
1 s और 2। यहाँ पे जो ऊपर लिखा है वो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे ही देखिए इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन 2 तो इसमें भरे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है s में अधिकतम 2 भरे जा सकते हैं, p में अधिकतम कितने आ सकते हैं, p में अधिकतम कितने आ सकते हैं 6, तो ये p6 और 2 और 6 8 हो गए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे भरे जाएंगे, इस सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। ऐसे देखिए 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 10, 10 + 6 + 2 कितने हुए, 18। अब इसका मतलब ये नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग दिमाग ये लगाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन तो इधर है, 18 इधर है। मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को आप ऐसे भर सकते हो, ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भर सकते हो। कहने का मतलब ये आपकी कंट्री है, उस कंट्री में आप स्टेट्स की बात कर रहे हो। तो अगर आप पूरी टोटल काउंटिंग करोगे तो क्या कंट्री की अलग करोगे और स्टेट की अलग करोगे, ऐसे नहीं होता। जब भी आप पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करते हैं, वो काउंट करते हैं पॉपुलेशन कितनी है, तो वो काउंट करने के लिए सारी स्टेट्स की मिला के ही तो वो कंट्री के बराबर होगी। तो ये सारी ही आपस में मिलकर इसके बराबर होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप ऐसे फिल करोगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे 2, फिर ये 6 यहाँ पे भरे जाएंगे 10 और ये 14, ये कितने हुए 24 और 6 कितने हुए 30 + 2 32। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। तो ये क्या है आपकी द्विंशीय क्वांटम संख्या। तो देखिए यहाँ पे ये जो द्विंशीय क्वांटम संख्या है उसको आप एक बार पूरे को रिपीट करते हैं। द्विंशीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर या उपकोष के बारे में बताती है। इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी उपकोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या होती है 2l + 1 के बराबर होती है, और जो l की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेकर -1 तक रखी जाती है, कभी भी n के बराबर नहीं आती और अधिक होने का तो सवाल ही नहीं है। मतलब l की वैल्यू कितनी हो सकती है, n के से एक कम, उसके बराबर नहीं हो सकती। कई बार सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या आपका 2p पॉसिबल है या फिर 2d, इनमें से कौन सा आपका कक्षक या जो उपकोष है वो संभव है या फिर नहीं है, वो आप लोगों को देखना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है, क्योंकि 2d पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 2d पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें n और l की वैल्यू देखोगे, n की वैल्यू तो ये आ गई, n = तो कितना हो गया 2, l की वैल्यू d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या ये ऐसे वाले कक्षक संभव है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाले जो कक्षक होते हैं वो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू n के बराबर आ रही है, जबकि हमेशा l की वैल्यू n से कम ही होनी चाहिए, कभी भी बराबर नहीं होती है और ना ही इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब उसके बाद में देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ये और आता है कि जो द्विंशीय क्वांटम संख्या होती है, कौन सी द्विंशीय क्वांटम जो संख्या होती है, उस द्विंशीय क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग आपका क्वांटम संख्या भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, द्विंशीय क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। और कोणीय संवेग जो है आप आगे स्टडी करोगे, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है। और इसको आप किससे निकाल सकते हो, h/2π √l + 1। कहने का मतलब अगर आप लोगों को l की वैल्यू दे रखी है तो आप उसका कोणीय संवेग भी निकाल सकते हो। बस दिमाग में थोड़ा सा रखना है कि द्विंशीय क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो होता है mvr, और ये जो है वो इसके बराबर होता है h/2π √l + 1 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे h कांस्टेंट राशि है या एक स्थिरांक है, 2π तो वैसे ही स्थिर संख्या है,
एल की वैल्यू आपको पता है SPDF दे रखा होगा, उसमें आप एल की वैल्यूज़ खुद को याद रखना हो, SPDF 0 1 2 3, ये आपको वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है। इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना सा ध्यान रखना होता है कि द्विघाषीय क्वांटम संख्या को ये भी बोलते हैं, कभी आ जाए तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। बाकी ऐसी वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे H है वो प्लांक स्थिरांक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यों होती है, कहाँ से ये स्थिरांक आया, सब कुछ इसी चैप्टर में आगे दे रखा है। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना कि इसको कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर की जो है आपकी है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसको आप बोलोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब सबसे पहली चीज़ ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में बताती है? ये जो क्वांटम संख्या है वो कक्षकों के अभिविन्यास, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है। अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या? कक्षकों का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। इसको एम से या फिर कई बार लिखा हुआ होता है एम एस, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एम लिखा होता है या एम एस लिखा होता है, वो आप देखते रहना। वैसे जनरली एम के बारे में ही देखते हैं, अपने को ये देखना है कि इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एम की वैल्यू होती है वो कैसे काउंट करेंगे? अब आप इस डायग्राम को एक बार दिमाग में रखना कि यहाँ पे मैंने कोश में उपकोश बताए हैं। अब आगे क्या होगा, इन उपकोशों को मैं क्या करने वाली हूँ, और ज़्यादा डिवाइड करने वाली हूँ कि इसमें भी कैसे कैसे ये भरे जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी मैं इसलिए इसको रफ नहीं कर रही क्योंकि मेरे को इसी में आगे और आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि ये उपकोश होते हैं, इन कोशों में उपकोश और इन उपकोशों में कक्षक कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये जो आपका कक्षकों का जो अभिविन्यास है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है या कक्षकों की जानकारी देती है। सिंपली ये लिख सकते हो, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एल के लिए एम के मान, एल के लिए एम के मान क्या हो सकते हैं? 2l + 1 हो सकते हैं। कितने मान आ सकते हैं? 2l + 1। ये हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि l के लिए m के मान कितने हो सकते हैं? 2l + 1। और देखिए हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कोश में, सॉरी कोश की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कक्षक की बात करेंगे। कोश, सेल, उपकोश, सबसेल और कक्षक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो आपका कोश है, कोई सा कोश, किसी भी कोश में अधिकतम किसी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या, किसकी? अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होती है? कक्षकों की संख्या वो होती है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, n² के बराबर होती है। किसी भी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होती है? n² के बराबर। ठीक है, और जो m के मान होते हैं वो होते हैं आपके 0 और ±l। ये वाला मान आप यहाँ पे भी लिख के देख सकते हो, या फिर आप सिंपली ये कह दो कि आपके पास कोई भी कोश है तो उसमें कक्षक कितने होंगे वो आप इससे निकाल सकते हो 2l + 1 के हिसाब से। अब वो 2l + 1 के हिसाब से कैसे निकालने वो अपने को देखना है। तो एक बार आप लोग इतनी सी चीज़ों का ध्यान रखना कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में बताती है? कक्षकों की जानकारी देती है या कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है किसी भी उपकोश के लिए, क्योंकि l क्या है? उपकोश। किसी भी उपकोश के लिए m के जो मान होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 2l + 1 के बराबर हो सकते हैं। और किसी भी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या जो होती है वो कितनी हो सकती है? n² के बराबर। और m के जो मान है वो 0 और ±l तक हो सकते हैं। अब देखिए इसका मीन क्या है, ये जो इतनी सारी चीज़ें लिखवाई है उसका मतलब समझिए।
मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ, जैसे आपके पास है एल जो है उसकी वैल्यूज़ है 0, 1, 2 और 3, ठीक है, ये एल है। इसके लिए उपकोष कौन से होंगे? उपकोष 0 है तो ये एस, पी, डी और एफ। और यहाँ पे जो एम के मान उपकोष या यहाँ पे कक्षक लिख सकते हो। और कक्षक का मतलब क्या हो गया? एम की बात कर रहे हो, ठीक है, तो एम कितने हो सकते हैं? और यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या आता है? 2l + 1 ये संख्या आती है, हमेशा ध्यान रखना। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l + 1 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे वैसे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अगर s उपकोष है तो उसमें कितने कक्षक होंगे वो देखना है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखनी है आपको? l की वैल्यू रख दीजिए 0, तो m के कितने मान आ जाएंगे? 1 मान आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं कि p उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो l की वैल्यू कितना रख दीजिए आप? 1। कितना रख दीजिए? 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट देखिए 2, अगर d उपकोष है तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, तो 2 रखोगे यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5। नेक्स्ट आपका f की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे l की वैल्यू कितनी है? 3, तो l की वैल्यू अगर 3 है तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 2 6 + 1 7, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ये तो आपका द्विंशीय क्वांटम संख्या की बात थी। द्विंशीय क्वांटम संख्या में ये जो आपके l की वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे उपकोष s, p, d, f आ जाएंगे। और जब ये s, p, d, f है तो कक्षक 1, 3, 5 इनकी संख्या ये आएगी। अब एक्चुअल में इनके मान क्या होंगे? तो यहाँ पे ये जो m है उसको ऐसे लिखा जाता है, मैं यहाँ पे ये ऐसे बना रही हूँ। 3 लिखोगे तो ये 3 ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे 5 मान आएंगे, ठीक है। और अगर आप 7 मान की बात करोगे तो ये 7 मान ऐसे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ कितनी होती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि m की जो वैल्यूज़ होती है वो 0 और ±l आती है। कितनी आती है? 0 और ±l, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस s के लिए वैल्यू रखोगे तो एक वैल्यू आएगी, लेकिन अब यहाँ पे l तो क्या है? 0, तो प्लस माइनस में 0 क्या होता है? वो तो 0 ही रहेगा, और वैसे भी 0 है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो एक्चुअल में आएगी कितनी? 0, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके बात करें तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी आपकी? -1, 0 और ये +1, 3 वैल्यूज आ गए। और नेक्स्ट आएगा आपका -2, -1, 0, +1 और ये +2। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका -3, -2, -1, 0, +1, +2 और ये +3। कहने का मतलब अगर आपका f उपकोष है, या सिंपली बात करते हैं, मैं p उपकोष की बात कर रही हूँ, तो इस p उपकोष में आपके ये वाला ये उपकोष है, उसमें ये 3 कक्षक आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? उसके लिए m की वैल्यू हो जाएगी -1। अगर इसमें भरा हुआ है तो 0 और इसमें भरा हुआ है तो +1। वैसे ये आप +1 से भी शुरू कर सकते हो कि +1, 0 और -1, ठीक है। लेकिन जनरली अपन ऐसे ही लिखते हैं, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास l की वैल्यूज़ ये है तो उपकोष उसको ये बोलोगे, और इन उपकोषों में ये कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने आपको यहाँ पे ये बता रखा है, तो देखो ये जो आपके उपकोष है उनमें कक्षक कैसे भरे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका एक ये डिब्बा बनेगा और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो p में आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 3 डिब्बे हैं, 3 कक्षक है, और ये 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, 2-2। नोट लगा के हमेशा ये ध्यान रखना, या अपनी नोटबुक में आप लोगों को नोट डाउन करना है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो भी क्या होने चाहिए? विपरीत चक्रण के। मतलब एक का चक्रण अगर ऊपर है तो दूसरे का नीचे होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो आपके उपकोष थे, इन उपकोषों में ये छोटे छोटे कक्षक पाए जाते हैं। ये जो छोटे वाले डिब्बे हैं ना, इनको बोला जाता है कक्षक। क्या बोला जाता है? कक्षक। और इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एक कक्षक में, ये पूरा कक्षक नहीं है, ये छोटा वाला जो डिब्बा है उसको कक्षक बोला जाता है। यहाँ पे अगर इसकी बात करो तो ये वाला जो डिब्बा है उसको कक्षक बोला जाएगा, ठीक है।
तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और उनका भी क्या होना चाहिए, चक्रण विपरीत होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि P में 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, या फिर इसकी बात करें कि D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ये आपके 10 डिब्बे बने हुए होते हैं, उसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। ठीक है, लेकिन इनको भरने का जो सीक्वेंस होता है वो कैसे होगा, वो आगे के कुछ रोल्स क्या करना है आपको, कुछ रूल्स स्टडी करना है, तो उसके आधार पे देखना है कि आपके इलेक्ट्रॉन आगे कैसे भरे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, द्वितीय क्वांटम संख्या और उसके बाद में आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके बाद में एक आपकी क्वांटम संख्या बची है, वो आपकी क्वांटम संख्या कौन सी है, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमेशा ध्यान रखना जो स्पिन क्वांटम जो नंबर होती है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वीडियो को 2 या 3 बार देखना, अच्छे से पूरी क्लियर हो जाएगी। वैसे क्वांटम से जो संख्याएं हैं उसमें हमेशा ज़्यादातर कन्फ्यूजन ही रहता है, एक बार में जनरली समझ में नहीं आता, तो इसको 2 बार या 3 बार रिवाइज करके देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस पे बेस जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद में यहाँ पे अपने को देखना है कौन सी, चक्रण क्वांटम संख्या। नेक्स्ट आती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, देखिए जो चक्रण क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, उसका मतलब समझिए। सबसे पहली चीज़ तो जो चक्रण क्वांटम संख्या है, सिंपली अपन क्या बात करते हैं कि अपना जैसे सन है उसके चारों तरफ जो अर्थ है वो चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, जो सूर्य है उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है, अपनी अक्ष पे भी खुद भी घूम रही है, ऐसे होता है ना। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, नो डाउट वो चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो खुद के अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। और उस खुद के अक्ष पर जो उसका जो रोटेशन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है कि वो क्लॉकवाइज हो, या हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो उसके लिए एस की जो वैल्यू होती है वो +½ होती है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो -½ है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर आप क्लॉकवाइज के लिए माइनस लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एस की 2 ही वैल्यू आती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, एस की अधिकतम 2 ही वैल्यूज आती है, या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। तो यहाँ पे ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसको चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है उसके बारे में बताती है कि उसके जो चक्रण की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो +½ लिख लीजिए, किसी को एक को प्लस लोगे तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे अपने 4 क्वांटम संख्याएं कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और चीज़ें देखेंगे। तो आप लोगों को क्वांटम संख्याएं अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी।